हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एडू हब में। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास हम लोगों की जो थी वो अधिगम और अधिगम के वक्र एवं पठार से संबंधित थी। आज वाला जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग अपने अधिगम के जो सिद्धांत हैं, जिसमें आपको इस वीडियो में ईएल थार्नडाइक यानी थार्नडाइक का सिद्धांत और बीएफ स्किनर अर्थात स्किनर का सिद्धांत देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं थार्नडाइक के सिद्धांत पे और जानते हैं इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या अधिगम के बारे में बताया है और सीटेट में प्रश्न कैसे इससे पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। हेडिंग लगी हम लोगों के अधिगम के सिद्धांत, जिसमें पहला है आपका ईएल थार्नडाइक। इनका नाम आप थार्नडाइक से भी ध्यान सकते हैं, ईएल आप भूल जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इनकी थ्योरी को हम लोग एसआर बॉन्ड यानी स्टिमुलस एंड रिस्पांस बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं क्या है। थार्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक है। पहला पॉइंट तो यही निकल के आ गया कि थार्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। यह एक व्यवहारवादी वैज्ञानिक है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा जा चुका है कि आपके स्किनर, थार्नडाइक और पावलोव का संबंध मनोविज्ञान की किस शाखा से है। तो मनोविज्ञान में अलग अलग प्रकार की शाखा है, जिसमें एक शाखा है जिसका नाम है व्यवहारवादी शाखा। तो ये सब वैज्ञानिक आपके जो हैं वो व्यवहारवादी यानी कोई भी मनुष्य हो उसके व्यवहार से जो अधिगम वो सीखता है वो उसको प्रभावित करता है और उसी से ये आपके वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। इनके सिद्धांत को, जो इनका फेमस नाम है, प्रयास व त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर के नाम से जानते हैं। ठीक, इनका जो प्रयोग है ये बहुत ही मशहूर प्रयोग है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बीएड डीएलएड में कि इन्होंने एक मृत मछली और भूखी बिल्ली इस पे प्रयोग किया था। जरा इस प्रयोग को हम लोग थोड़ा सा आसान भाषा में समझ लेते हैं। थार्नडाइक महोदय ने क्या किया था, एक पिंजड़ा लिया था और उस पिंजड़े में इन्होंने एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर उन्होंने एक प्लेट में मरी हुई मछली को रख दिया। क्योंकि बिल्ली भूखी थी तो उसकी भूख ने काम किया चालन का यानी चालन चालक का। अब बिल्ली क्या करती है, भूख से तड़पड़ाती है और सामने अपनी रखी हुई मछली को देखती है जो कि मृत पड़ी हुई है। उस मछली को खाने के लिए बिल्ली पिंजरे में बहुत बार क्या करती है, इधर उधर पैर मारती है, लेकिन उसका पिंजरा नहीं खुलती है। तो ये बार बार ये क्रिया चलती रहती है और अचानक उसका पैर जो है वो जहाँ पिंजरा जिससे खुलेगा, जिस दरवाजे से, उसके लीवर पे पड़ जाता है और पिंजरा खुल जाता है। बिल्ली आपके बाहर आके उस मछली को यानी मरी हुई मछली को खा लेती है और उसकी भूख शांत हो जाती है। इसीलिए इस सिद्धांत का जो नाम है वो आगे चल के पढ़ा है आपका प्रयत्न एवं भूल और संबंधवाद का सिद्धांत। आगे देखेंगे हम लोग। फिलहाल अभी इस प्रयोग को आप समझ चुके होंगे। तो इसमें जो मृत मछली है वो काम करती है उद्दीपक का। उद्दीपक का मतलब स्टिमुलस, वो चीज़ जो आपको किसी क्रिया करने के लिए बाध्य कर देती है। जैसे सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी ही है जो आपको आपकी एज 18 से लेके 27 तक मोस्टली जिसमें होती है, वहाँ तक आपको खूब रगड़म पट्टी यानी अच्छे से मेहनत कराती है। ठीक, तो वो आपकी सरकारी नौकरी एक तरीके से क्या हो गया, आपका उद्दीपक हो गया। और उसी उद्दीपक के लिए जितनी भी आप क्रियाएं करते हो, चाहे वो बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, उसके बाद चाहे टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे वो केवीएस हो, कुछ भी हो, जो भी आप करते हो वो आपकी क्या है, क्रियाएं हैं। क्रियाएं किस लिए हैं, आपकी नौकरी के लिए। तो नौकरी आपका एक प्रकार से उद्दीपक हो गया। ठीक, यानी सरकारी नौकरी आपका क्या हो गया, उद्दीपक हो गया। और उसके लिए जो आप तैयारी करते हो वो आपकी क्या हो गई, अनुक्रिया हो गई। इसी प्रकार से इनके प्रयोग में जो मृत मछली है वो क्या है, आपका उद्दीपक है और करने वाला जो कौन है उसका नाम है बिल्ली। ठीक, अनुक्रिया के द्वारा जब प्राणी उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है तो इसे हम लोग अनुबंधन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अनुबंधन किसे कहते हैं। तो जब अनुक्रिया के द्वारा प्राणी क्या करता है, उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है, यानी जब आपने अपनी पढ़ाई की, तैयारी की और आप सरकारी नौकरी पा गए, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग अनुबंधन कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं इस सिद्धांत के अन्य नाम, यानी इस सिद्धांत के और नाम क्या क्या हम लोग दे सकते हैं। तो पहला नाम जो है वह उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। यहीं आप देखिए लिखा है एसआर बॉन्ड। यानी आपके जो थार्नडाइक महोदय हैं, इन्होंने उद्दीपक पे ज़्यादा बल दिया था। इनका क्या कहना ये था कि जब तक किसी भी व्यक्ति के सामने उद्दीपक नहीं होता है वह अनुक्रिया नहीं करता। और बात सही भी है, अगर बिल्ली के सामने उस मृत मछली को नहीं रखा जाता तो बिल्ली को इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। जैसे हम लोग सामने कढ़ाई पनीर या कुछ भी आने के कारण हमारे मुंह में क्या होती है, आपके
जो टेस्ट बड्स होती है उनसे लार आ जाती है। तो यही चीज़ आपके बिल्ली के साथ थी। तो बिल्ली ने जैसे ही मृत मछली को अपने सामने देखा तुरंत उसको भूख लगाई। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आगे इसका एक नाम है संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद क्या है, यही संबंधवाद आपका अनुबंधन है, यानी उद्दीपक के द्वारा अनुक्रिया को द्वारा उद्दीपक को प्राप्त कर लेना ही अनुबंधन है। और अनुबंधन को सामान्य भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। तो ये उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का जो संबंध है, इसीलिए आपके इस सिद्धांत को हम लोग संबंधवाद का सिद्धांत भी जानते हैं। आगे है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ये भी ना बार बार पूछा जाता है, क्योंकि प्राणी क्या करता है, बार बार प्रयत्न करता है और बार बार उस चीज को भूल भी जाता है। तो ये सिद्धांत के आपके कुछ महत्वपूर्ण नाम थे। तो इस सेशन में हमने क्या देखा, अभी थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ये एक व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं। इनके सिद्धांत का जो मूल नाम है वो प्रयास एवं त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। इनका जो प्रयोग है वो मृत मछली और भूखी बिल्ली पे था, जहाँ पे मृत मछली आपका उद्दीपक जबकि भूखी बिल्ली आपकी अनुक्रिया करता। सीटेट में ऐसे पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के प्रयोग में मृत मछली क्या थी, उद्दीपक थी, चालक थी, अनुक्रिया करता थी या सभी थी। तो ध्यान रखिएगा, मृत मछली आपकी उद्दीपक थी। फिर कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करना आपका अनुबंधन कहलाता है। इस सिद्धांत के अन्य नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यूपी टेट के लिए बेसिकली, कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इसी का नाम है, संबंधवाद का सिद्धांत इसी सिद्धांत का नाम है, और आपका प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत के नाम हम लोग देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इस सिद्धांत में आगे हमको क्या पढ़ने को मिलेगा, कि इस सिद्धांत में कक्षा में उपयोग क्या है। कि ये सिद्धांत तो हो गया, कक्षा में आपको मृत मछली भूखी बिल्ली तो सिखाया नहीं जाएगा। इस सिद्धांत से चीजें निकल के आए, निष्कर्ष परिणाम क्या था। तो परिणाम ये है कि बच्चों से बार बार प्रयास करवाना। देखिए, अगर आपको पता है तो बिल्ली ने एक ही बार लीवर पे पंजा मार के वो क्या कहते हैं, वो नहीं खोल लिया था दरवाजा, उसने बार बार इधर उधर पंजा मारा, जिसके बाद वो क्या करती है, उसका वो जो दरवाजा होता है वो पिंजड़े का खुल जाता है। इसी प्रकार से जब कक्षा में बार बार कोई बच्चा क्या करता है, गलती करता है, तो वो उन्हें कहते हैं प्रैक्टिस करो, गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो पूछा जाता है, मान लीजिए एक बालक कक्षा में के नहीं लिख पा रहा है, मान लीजिए एफ को वो सही से नहीं लिख पा रहा है, तो उसे आप बार बार लिखवाते हो। यही बार बार क्या कहलाता है आपका, यही बार बार आपका प्रयास कहलाता है। आपके किस सिद्धांत के अनुसार, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। उच्चारण की शुद्धता बार बार प्रयास करने से ही सही होती है। यानी उच्चारण तो आप लोगों को पता ही होगा, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हो उसमें जब आपकी किसी प्रकार की गड़बड़ी आती है, जैसे छोटे पे जब आप बच्चे को हेलमेट या स्टेबलाइजर जैसे शब्द बताओगे तो वो गलत बोलता है। तो इन्हीं शब्दों को सही करने के लिए आप क्या करते हो, बच्चे से बार बार वही चीजें बुलवाते हो। जैसे बिल्ली ने क्या किया था, बार बार पंजा मार 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 के सीख गई थी कि लीवर कहाँ पे है। तो यही चीज आप क्या करते हो, बच्चे से बार बार वो शब्द बुलवाते हो जो वो बोल नहीं पाता है। अगर आप किसी छोटे बच्चे से हेलमेट बुलवाओगे तो बेसिकली वो पहले हेमलेट बोलेगा, स्टेबलाइजर बुलवाओगे तो वो इप्लेलाइजर बोल देगा, क्योंकि उसे इस चीज का अभी ज्ञान नहीं है। लेकिन आप उसे सिखा सकते हो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के द्वारा। ठीक, यही चीज आपको कक्षा में काम आएगी। जब आपको इसी पार्ट को पढ़ा रहे होंगे तो किसी पार्ट में ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं जो बच्चा बोल नहीं पाता है, तो क्या करते हो, आप बार बार उन शब्दों को उच्चारित कराते हो अपने क्लास में, जिससे उसका जो उच्चारण है, बोलने का ढंग है, वो सही हो जाता है। तो ये सिद्धांत किसके अंतर्गत आएगा, आपका थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। अब क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है, मान लीजिए रीना की कक्षा में एक बालक ऐसा है जिसे हेलमेट बोलना नहीं आता है, तो रीना क्या करेगी, उसे दंड देगी, उसे खूब सारा हेलमेट लिखने को देगी, या उसे बार बार हेलमेट बोलने के लिए कहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग खुद समझिए कि रीना क्या करेगी, उस बच्चे से कहेगी बार बार हेलमेट का आप क्या करिए, उच्चारण करिए। ठीक, आगे देखिए, यह सिद्धांत जो है मंदबुद्धि बालकों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपका क्या है, प्रयास एवं त्रुटि। जब आप प्रयास करोगे तो आपकी जो त्रुटियां हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, कम होती चली हो जाएंगी। जैसे हम लोग जब छोटे पे होते हैं तो हम लोगों के जो टीचर होते हैं या शिक्षक होते हैं वो हम लोगों को क्या कहते हैं, जाओ इस चीज को लिख कर लाओ, 10 बार लिख के लाओ, 20 बार लिख के लाओ। क्यों, क्योंकि बार बार लिखने से जो त्रुटियां हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, कम होती हुई चली जाएंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो त्रुटि वहां से समाप्त हो जाएगी। तो मंद बुद्धि बालक यानी जो धीरे सीखते हैं किसी भी चीज को, उन्हें सीखने के लिए यह सिद्धांत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
चलिए आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने इस प्रयोग के आधार पे 2 नियम दिए थे, जिसमें से एक है मुख्य नियम, दूसरे हैं गौड़ नियम। ये बहुत पूछे जाते हैं कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं और थॉर्नडाइक के गौड़ नियम कितने हैं, यानी आपके प्राइमरी और सेकेंडरी कितने हैं। तो अगर आप देखोगे मुख्य नियम में इनके 3 नियम आते हैं। एक आता है अभ्यास का नियम, एक आता है तत्परता का नियम, एक आता है प्रभाव का नियम। लेकिन अगर पूछा जाए इन सभी सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो इन सभी सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है आपका तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक का कहना यह था कि किसी कार्य को करने के लिए तत्परता की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तत्परता का मतलब है उत्सुकता या एक्साइटमेंट, यानी जैसे आप मैच खेलने जा रहे हो या कोई भी गेम आपको पसंद है या कोई भी बुक पढ़ने जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, तो उस मूवी की जो एक्साइटमेंट अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको मजा नहीं आएगा, चाहे वो किसी कार्य करने में आए, चाहे वो मूवी देखने में आए, चाहे बुक पढ़ने में आए। ठीक, तो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग उन्होंने जो कहा है वो यही कहा है कि अगर आप कोई भी चीज सीखने जा रहे हो तो उसके लिए आपको तत्परता यानी एक्साइटमेंट होना जरूरी है। जैसे आप लोगों ने अगर 3 इडियट देखी होगी तो उसमें जो रेंचो यानी अपने आमिर खान है, उन्होंने कहा है कि जब क्लास में टीचर आता है तो बच्चा ये नहीं सोचता आज क्या सीखने को मिलेगा, क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये क्या है, ये तत्परता की कमी रहती है क्लास में। तो इससे शिक्षक को करना क्या चाहिए कि पहले कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले उसकी भूमिका बनानी चाहिए। जैसे मान लीजिए क्लास में आपको किसी पशुओं के बारे में पढ़ाना है, तो आप बेसिकली घर में शुरू करिए कि किसके किसके घर में कौन कौन से पशु हैं। तो बच्चा बताएगा मेरे यहाँ गाय है, कोई बताएगा मेरे यहाँ डॉगी है, कोई बताएगा मेरे यहाँ कैट है। तो आप, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि कक्षा का जो वातावरण है वो अपने बाहरी वातावरण से जोड़ के रखिए, बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट पैदा करिए कि आज हम पढ़ने वाले क्या है। तो थॉर्नडाइक भी वही कहते हैं कि इन तीनों नियम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है वो है तत्परता का नियम। अर्थात तत्परता जो है वो किसी कार्य पे करने की आधी विजय के समान है, यानी जब आप किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं तो आपकी 50% जो विनिंग चांस है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद अभ्यास का नियम आप लोगों ने सुना होगा, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, यानी जब आप किसी चीज का अभ्यास बार बार करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, कब तक वो चीज आपसे हल नहीं होगी। एक समय तो ऐसा आएगा जो वो चीज आपकी हल होना आपसे शुरू हो जाएगी। और इसी अभ्यास के बाद आपके ऊपर पड़ता है प्रभाव किसी चीज का। कैसा प्रभाव, जब आपको पता चल जाएगा कि इस चीज की प्रैक्टिस करने के बाद हमें ये चीज आने लगी है, तो आपको पता चल जाएगा कि अभ्यास का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ने लगेगा। यही चीज क्या है, आपके थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में आती है। तो पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं, तो 3 हैं, जिनमें अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। आगे देखिए गौड़ नियम यानी सेकेंडरी जो इनके लॉ हैं वो क्या है, जिसमें आता है आपका बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, अभिवृत्ति का नियम और सहचर्य का नियम। जरा इनके बारे में भी देख लेते हैं। बहुप्रतिक्रिया क्या है, अब इसको तो तोड़ लीजिए। बहु मतलब बहुत, प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन, यानी बार बार किसी चीज की रिएक्शन। वही लिखा ना कि सीखने के लिए बार बार प्रयास करना ही क्या कहलाता है, बहुप्रतिक्रिया कहलाता है। ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, अभ्यास के नियम के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक मतलब थोड़ा, क्रिया मतलब एक्शन, यानी थोड़े थोड़े एक्शन। जैसे कोई कार्य बहुत बड़ा है, मान लीजिए आपको एक निबंध लिखना है, अपने आप से लिखना है, तो आप पूरा निबंध एक बार में मत लिखिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मूवी बनती है वो पूरी एक ही दिन में शूटिंग नहीं कर ली जाती है, क्योंकि साथ साथ में स्क्रिप्ट भी चलती है, गाने भी चलते हैं और मूवी भी चलती है। ठीक, आप किसी राइटर को जब सुनेंगे तो वो कहता है ना कि मुझे ये बुक लिखने में 10 साल लग गए। क्या 10 साल वो लिखता ही रहा? नहीं, 10 साल वो चीजों को तोड़ तोड़ के लिखता रहा। ठीक, तो वही चीज क्या है, आंशिक क्रिया, यानी अपने कार्य को आप छोटे छोटे भाग में तोड़ लो। कोई बहुत बड़ा कार्य है ना, कि जो बड़ा बड़ा अगर कार्य है तो उसे छोटे छोटे भाग में तोड़ लीजिए। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे जब आप जैसे एक सीढ़ी चढ़ते चले जाओगे, एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, धीरे धीरे आप कहाँ पहुंच जाओगे, छत पे पहुंच जाओगे। यानी डायरेक्ट आप एक सीढ़ी से 7वीं सीढ़ी पे नहीं जा सकते, आपको 1 से 2, 2 से 3 जाना पड़ेगा। वही क्रिया किसके अंदर आती है, आंशिक क्रिया के अंदर। किसी भी बड़े कार्य को छोटे छोटे भाग में तोड़ लेना क्या कहलाता है, आंशिक क्रिया कहलाती है। फिर क्या है, आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा पियाजे में, यानी अपने पुराने ज्ञान और नवीन ज्ञान दोनों को सम्मिलित करके किसी चीज को सीखना क्या कहलाता है, आत्मीकरण कहलाता है। फिर आपका
अभिवृत्ति का नियम। अभिवृत्ति मतलब क्या है? पॉजिटिव सोच, यानी जो भी आप सीखने जा रहे हो, ये अब ये चीज किसके अंदर आ जाएगी? तत्परता के अंदर। यानी जो भी चीज आप सीखने जा रहे हो तो ये सोचिए कि आज हमको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, यानी कुछ पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव सोच लेके जाते हो, यानी आपका जो मन की अभिवृत्ति है वो जब अच्छी रहती है तो चीजें भी अपने आप अच्छी होती हुई चली जाती हैं। तभी कहा जाता है जैसे मन की दशा होगी वैसे ही आगे की दिशा होगी। ठीक, आगे आपका सहचर्य का नियम। सहचर्य मतलब आपकी विषम परिस्थिति और सम परिस्थिति, यानी कोई परिस्थिति ऐसी है जिसमें आपका पुराना ज्ञान काम नहीं आ रहा है तो हो सकता है वहां से आपको कुछ नवीन यानी नया सीखने को मिल जाए। यही क्या है? सहचर्य का नियम। यानी आपको अपनी विषम परिस्थितियों में भी डगमगाना नहीं है, दोनों परिस्थितियों को संभाल के रखना है, यानी सहचर्य अपना रखना है। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन हमेशा 3 to 1 बन सकता है या 1 to 3 बन सकता है। जैसे कह देंगे निम्न में से कौन सा एक थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है? ऑप्शन दे देंगे अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और आंशिक क्रिया का नियम। तो आंशिक क्रिया का नियम आपका गॉड नियम होगा, ना कि आपका मुख्य नियम होगा। बेसिकली जो अभी तक क्वेश्चन बनते हैं वो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव के नियम से ही बनते हैं, जो कि आपके 3 हैं। आप इनको अपने ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरा जो है वो थॉर्नडाइक के बारे में था। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत के नियम दिए हैं। और थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। वैसे ही इनके सिद्धांत को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। चला थोड़ा आप जान लेते हैं हम लोग बीएफ स्किनर के बारे में कि बीएफ स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे और उनका क्या योगदान रहा आपके साइकोलॉजी में। देखिए फिर, यह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो पहली बात अब ये ध्यान रखिएगा कि अमेरिका से ज़्यादातर आपके मनोवैज्ञानिक रहे हैं। ठीक, वहीं आपके बीएफ स्किनर भी कहाँ से हैं? अमेरिका से ही हैं। बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया है। यानी उनका कहना यह था कि जो भी कोई व्यक्ति हो, चाहे जानवर हो, कोई भी हो, जब वो अनुक्रिया करता है यानी कोई भी रिएक्शन करता है, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है उसका कार्य जो है वो सही चल रहा है। जैसे मान लीजिए यूट्यूब को ही ले लीजिए, जैसे आप वीडियो का आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं तो हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं। तो जो आपका रिस्पांस है वो हमारे लिए एक तरीके से अनुक्रिया का कार्य कर रहा है, पुनर्बलन का कार्य कर रहा है। और उसी पुनर्बलन को प्राप्त करके हम लोग क्या कर रहे हैं? अनुक्रिया कर रहे हैं। तो वही आपके बीएफ स्किनर भी कहते थे। बीएफ स्किनर ने क्या कहा है कि किसी भी कार्य को करने के लिए पुनर्बलन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। जब तक आपको कोई भी पुनर्बलन नहीं मिलेगा, अभी पुनर्बलन क्या है वो भी हम लोग आगे भी समझेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए आपके बीएफ स्किनर ने किस पे जोड़ दिया है? आपके अनुक्रिया पे। इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुबंधन के बारे में मैंने बताया था आपको कि बार बार क्रिया करके, यानी जब चालक बार बार क्रिया करके अपने उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है तो इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसी संबंध को हम लोग अनुबंधन कहते हैं। क्या मैंने बोला? कि बार बार क्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त करने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। ठीक, ये अनुबंधन शब्द सबसे पहले आपके पावलव जी ने प्रयोग किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अनुबंधन के जनक अगर कभी पूछा जाए कि अनुबंधन के जनक कौन है, तो आपके इवान पी पावलव यानी ईपी पावलव उसके जनक हो जाएंगे। जबकि अनुबंधन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो प्रयोग मतलब आपके किया था थॉर्नडाइक महोदय ने। चलिए आगे समझते हैं, देखते हैं जरा अब स्किनर का प्रयोग। जैसे हम लोगों ने थॉर्नडाइक के प्रयोग में देखा था कि थॉर्नडाइक ने क्या किया था, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया, उसी के अकॉर्डिंग आपके स्किनर ने भी प्रयोग किया था। स्किनर का प्रयोग क्या है? स्किनर का प्रयोग चूहा, पिंजरा और भोजन। जैसे आपने देखा था बिल्ली, मृत मछली और पिंजरा थॉर्नडाइक के प्रयोग में, वैसे ही स्किनर के प्रयोग में चूहा, पिंजरा और भोजन। इनका एक प्रयोग और था कबूतर और पिंजरे का, लेकिन जो मेन वाला है वो इनका यही है। इसमें करते क्या है? ये एक पिंजरा होता है, उसमें ये चूहे को बंद कर देते हैं, ऊपर एक ऐसे करके नली लगा देते हैं, नली के पास भोजन रख देते हैं, यहाँ पे एक प्लेट रखी होती है, यहाँ पे आपका क्या होता है? एक चूहा होता है। इस चूहे को क्या करते हैं? इसी पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब चूहे को जब भूख लगती है तो इधर इधर उधर, जैसे आपकी बिल्ली क्या कर रही थी?
पिंजड़े में पंजा मार रही थी, तो चूहा भी अपना पैर इधर उधर मारता है। अचानक इसका पैर लीवर पे पड़ जाता है, तो ऊपर रखा हुआ भोजन नली के द्वारा नीचे प्लेट पे आके गिर जाता है और इस भोजन को ये चूहा प्राप्त कर लेता है। नली पुनः बंद हो जाती है। अब चूहे को जब दोबारा भूख लगती है, चूहा फिर वही क्रिया करता है और पुनः नली से भोजन आके इस प्लेट में गिर जाता है, चूहा खा लेता है, उसकी भूख मिट जाती है। तो ये इनका एक तरीके का प्रयोग था, किसका? चूहे और पिंजड़े पे। तो स्किनर के इस सिद्धांत में भोजन को पुनर्बलन की संज्ञा दी है। ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि स्किनर के सिद्धांत में भोजन को किसकी संज्ञा दी गई है, तो स्किनर के सिद्धांत में भोजन को पुनर्बलन की संज्ञा दी गई थी। अभी मैंने बताया ना पुनर्बलन होता क्या है। अब पुनर्बलन जो फ्रेंड्स है आपका, वो दो तरीका का होता है। एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन, एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। जैसे क्लास में मान लीजिए कोई बच्चा जवाब देता है, तो आप एक शिक्षक होने के नाते आप उससे क्या कहते हो? शाबाश बेटा, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज जाता है बच्चों के बीच में कि अगर हमने भी आंसर दिया तो सर भी हमें ऐसे शाबाशी देंगे। वही इसका जस्ट क्या हो जाता है? निगेटिव पुनर्बलन। मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में जवाब देना चाहता है और आपने जाते जाते क्लास में क्या कह दिया कि मेरी क्लास में कोई कुछ नहीं बोलेगा जब तक मैं मतलब कुछ बता रहा हूँ, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब मान लीजिए बच्चे को उस एट द पॉइंट पे कुछ पूछना हो जब आप बता रहे हो, लेकिन आपने डर पहले ही फैला दिया बच्चों के दिमाग में कि कोई कुछ नहीं पूछेगा, तो बच्चे क्या होते हैं? पूछने से हिचकते हैं, मतलब धीरे धीरे, तो उनका परिणाम क्या होता है? गिर जाता है। ये एक प्रकार का क्या है? निगेटिव यानी ऋणात्मक पुनर्बलन है। वही चीज़ अगर आप चूहे की बात करोगे, तो चूहे ने जब लीवर पे बार बार अपना पंजा मारा, तो नली के द्वारा जो भोजन था वो उसकी प्लेट में आके गिर गया। अब प्लेट में भोजन आया, उसने भोजन किया, उसकी भूख मिट गई। दोबारा उसको भूख लगी तो उसने फिर वही क्रिया की, पुनः भोजन आया, पुनः भूख मिट गई। तो बार बार जो भोजन था उसकी भूख को मिटा रहा था, यानी भोजन पुनर्बलन का कार्य कर रहा था, उसे क्रिया करने पे क्या कर रहा था? मजबूर कर रहा था। जैसे आप लोग हैं, मैंने भी यूट्यूब का एग्जांपल दिया था, आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। यानी आपका जो प्यार है वीडियो के लिए, हमारे चैनल के लिए, वो एक पुनर्बलन है और हम लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं ये आपके लिए एक अनुक्रिया है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं क्या है इस सिद्धांत में कि प्रयोग किए बॉक्स को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष कहा गया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जब आपके स्किनर ने इस बॉक्स को प्रयोग किया था, जिसपे उन्होंने कबूतर, ये भी ध्यान रखिएगा, कबूतर, जिसपे उन्होंने कबूतर पे भी प्रयोग किया था और चूहे पे भी प्रयोग किया था। इन दोनों प्रयोग को करने के बाद इन्होंने इस बॉक्स का नाम ही रख दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। लेकिन बाद में जब आपके स्किनर के जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो स्किनर के सम्मान में इसका नाम बदल के क्या कर देते हैं? स्किनर बॉक्स, यानी जो आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष है, इसी का नाम बदल के इसको जो विद्यार्थी होते हैं वो कर देते हैं स्किनर बॉक्स। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी पॉइंट पूछ दिया जाता है। आगे देखिए कि यह सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है। मैंने आपको कारण भी बताया, क्योंकि पुनर्बलन आपको अनुक्रिया करने पे मजबूर करता है। जब आप अनुक्रिया करोगे तो कुछ ना कुछ तो परिणाम आपका निकल के जरूर आएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है, जब किसी अनुक्रिया से सुखद परिणाम प्राप्त होता है। देखो वही बात मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है सरल शब्दों में, यानी कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, तो आप उस काम को बार बार करते हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे राइडिंग हो, चाहे रीडिंग हो, कुछ भी हो। जैसे किस लोगों को ड्राइविंग करना बहुत पसंद है, कुछ लोगों को राइडिंग करना बहुत पसंद है। तो जिस भी परिणाम से आपको अच्छा यानी सुखद मजा आ रहा है, वो परिणाम आप बार बार कर रहे हो, और वही कार्य आपका क्या कहलाता है? पुनर्बलन कहलाता है। जैसे कुछ लोग IAS की तैयारी करते हैं, तो वो DM साहब की पावर आवर देख के नहीं, तो वो जो चीज़ें हैं वो पुनर्बलन के ही कार्य में आपकी आती है। ठीक, तो वही अनुक्रिया को बार बार दोहराता है, यानी जब पुनर्बलन किसी चीज को मिलता है तो प्राणी बार बार अनुक्रिया को दोहराता है। अब प्रश्न से कभी कभी ऐसा बनता है कि निम्न में से वह कौन सी विषय वस्तु है जो किसी प्राणी को बार बार अनुक्रिया करने पे मजबूर करती है? क्या वो उद्दीपक है? क्या वो जैसे 2-3 पॉइंट बना के डाल देंगे। तो पुनर्बलन जो है, पुनर्बलन आपको किसी प्राणी के अनुक्रिया करने पे क्या करता है? बाध्य करता है। आगे देखते हैं, इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं भी निकल के आती हैं। जैसे हमने आपको देखा था थॉर्नडाइक के सिद्धांत में क्या विशेषता आती हैं, उसी प्रकार से आपके स्किनर के सिद्धांत में भी कुछ विशेषता निकल के आती हैं, जिसमें सबसे पहली विशेषता है
कि इस सिद्धांत से सीखा गया जो आपका ज्ञान है वो अधिक स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि जो आप सीख रहे हो वो आप अपने लिए सीख रहे हो। मैंने बताया ना कि वो आपको जो परिणाम है वो कैसा है, सुखद है। तो ऐसे परिणाम से जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो वो ज़्यादा दिनों तक स्थायी रहती है। ठीक, आगे देखिए, इस सिद्धांत से परिणाम सकारात्मक पुनर्बलन को बढ़ावा देता है। यानी मान लीजिए जब आपको कोई चीज़ आपने पढ़ाई की, आप फर्स्ट आए तो आपको ट्रॉफी या मेडल दिया गया, तो आपके लिए वो ट्रॉफी मेडल एक तरीके का क्या था, सकारात्मक पुनर्बलन था, जो आपको आपके आने वाले भविष्य में एक तरीके से सुखद परिणाम का क्या कराएगा, एहसास कराएगा, और आप आगे से ऐसे ही प्रयासरत रहेंगे। ठीक, तो इस सिद्धांत के में जो आपका परिणाम है वो सकारात्मक अगर आता है तो पुनर्बलन भी आपका सकारात्मक हो जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, इस सिद्धांत में सीखने की क्रिया में अभ्यास पर बल दिया जाता है। अभ्यास मतलब जैसे आपकी मैथ है, तो मैथ अगर सीखना चाहोगे तो आप इस सिद्धांत से मैथ को सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैथ भी क्या मांगता है, प्रैक्टिस, अभ्यास मांगता है ना। और आपका सिद्धांत जो स्किनर का है वो भी क्या कहता है, अभ्यास पर बल देता है। यानी जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको सकारात्मक पुनर्बलन ही मिलेगा। अगर आप छोटे बच्चों को सीखें तो पहले उनको 1 2 3 सिखाई जाती हैं, फिर 1 1 11 सिखाया जाता है, फिर 1 0 1 करके 101 सिखाया जाता है, फिर ऐसे उनको ऐड सिखाया जाता है, फिर सब्ट्रैक्ट सिखाया जाता है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है मैथ की, तब आपको क्या होता है, वो मैथ आ जाती है। और ये सिद्धांत कहता कौन है, आपका स्किनर। ठीक, कुछ लोगों से आपने सुना भी होगा कि हमको मैथ बहुत हार्ड लगती है, तो उसका रीज़न है उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। ठीक, अगर आप मैथ की प्रैक्टिस करते हो तो मैथ इजी हो सकती है। ये कौन कहता है, स्किनर कहते हैं। आगे देखिए, सक्रिय अनुबंधन द्वारा मंद बुद्धि के बच्चों को भी सिखाया जाता है। यानी ये पूछा जाता है कि निम्न में से किसके सिद्धांत के अकॉर्डिंग मंद बुद्धि वालों को सिखाया जा सकता है, तो स्किनर। क्योंकि जब आप किसी भी क्रिया को बार बार कराएंगे और उन्हें एहसास दिलाएंगे कि ये क्रिया आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, कब तक नहीं सीखेगा। मैंने बताया था ना आपको कि करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। तो जो सुजान मतलब जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो भी अभ्यास करते करते एक समय तक सामान्य बुद्धि के बालक और उनसे आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये पूरा आपका है एक तरीके से स्किनर का सिद्धांत। स्किनर के सिद्धांत को हम लोगों को 2 और नाम से भी जानते हैं, जो आपके यूपी टेट में कभी कभी पूछ ले जाते हैं। सीटेट में हालांकि ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप जानकारी लेना चाहें तो इनके सिद्धांत को हम लोग नैमित्त अनुबंधन, ये ध्यान रखिएगा, नैमित्त अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, किसके सिद्धांत को, स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत को हम लोग नैमित्त अनुबंधन भी कहते हैं। तो ये हमारा थॉर्नडाइक और स्किनर पे बेस्ड पूरा एक कंप्लीट वीडियो था। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग पावलव और हमारा जो सामाजिक सिद्धांत है एरिक एरिक्सन का, इस पे चर्चा करेंगे। वीडियो को खूब सारा प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।